हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सोल्व कर रहे थे 12th सीबीएसई अकाउंटेंसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर द सेशन 2022 to 23। टिल नाउ वी हैव सोल्व फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ए। आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 21 से, जिसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन हमारा शेयर कैपिटल के चैप्टर से रिलेटेड है। लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। जो आपको क्वेश्चन पेपर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके स्टेटमेंट अपनी कर सकते हो। नोट 21 सम नंबर इज हैविंग द स्टेटमेंट एल्ट्योर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹4 crore divided into 25 lakh equity shares of ₹10 each and 1,50,000 9% preference shares of ₹100 each। ठीक है, तो एल्ट्योर लिमिटेड की बात करें तो अथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है? 4 करोड़ रुपीज़ है, जिसमें इसने क्या किया हुआ 25 लाख इक्विटी शेयर्स है, ₹10 का ईच है, और 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स है, जो कि आपका कितना ₹100 का ईच शेयर है। उसके बाद कंपनी ने इशू किए 8 लाख इक्विटी शेयर, इसमें से पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब लोगों को बेचने के लिए उसने कितने शेयर्स ऑफर करे हैं? 8 लाख शेयर्स ऑफर किए। 20% का प्रीमियम है। पेबल कैसे? ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹7 अलॉटमेंट पे, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, एंड बैलेंस ऑन कॉल, और बाकी रुपए कॉल पे। पब्लिक ने अप्लाई किया 10 लाख शेयर्स के लिए। जो एक्सेस एप्लीकेशन की मनी है वो आपने वापसी भिजवा दी, उनको लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर दिया कि सॉरी, हम आपको ये शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड, जितनी भी मनी आपने अलॉटमेंट पे ड्यू की थी सब कुछ आपको मिल गई, एक्सेप्ट क्या नहीं मिला? 15,000 शेयर्स जो संजू के पास थे, उसने आपको अलॉटमेंट की मनी नहीं दी, बाकी सबने सब कुछ दे दिया। एक और शेयर होल्डर है रॉकी, उसने अपनी कॉल की अमाउंट भी किसके साथ दे दी? अलॉटमेंट के साथ ही दे दी। कितने शेयर्स पे? 25,000 शेयर्स पे। अब आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, और क्या शो करना है उसमें? बैलेंस, शेयर कैपिटल का बैलेंस शो करना है, और आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं। आपको क्वेश्चन में बनानी बैलेंस शीट है, जर्नल एंट्रीज कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहले आप वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट बना दो तो बेटर है, नहीं बनाना वर्किंग नोट तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ मैं आपको वर्किंग नोट एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट हम किसकी बुक्स में बनाएंगे? एल्ट्योर लिमिटेड की बुक्स में। तो हमारी क्या होगी? इन द बुक्स ऑफ एल्ट्योर लिमिटेड। एल्ट्योर लिमिटेड, what we are preparing? बैलेंस शीट। वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट बनानी है अब आपको। बैलेंस शीट एज एट, डेट इज गिवन? नो डेट इज गिवन, लीव इट ब्लैंक। आफ्टर दिस वी आर हैविंग द कॉलम ऑफ, फर्स्ट कॉलम इज आर पार्टिकुलर्स। वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट बनानी है आप लोगों को, पार्टिकुलर्स। आफ्टर दिस this one is particulars. After this we are having the column of note number, जिसमें हम इससे रिलेटेड नोट बनाएंगे। Then we are having the column of amount, it is related to your current year, current financial year जो आपका है, और उसके बाद आपके पास एक और कॉलम है अमाउंट का, वो कौन सी ईयर में होगी? प्रीवियस ईयर में, इससे एक पीछे वाले ईयर में। अगर आपका करंट ईयर 2019-20 है तो 18-19 में आपकी क्या अमाउंट है वो आपकी इस कॉलम में आएगी। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा। फर्स्ट कॉलम इज ऑलवेज फॉर पार्टिकुलर्स, सेकेंड इज फॉर नोट नंबर, then we are having the column of amount and amount. Okay, after this what you have to prepare? Notes to account you have to prepare. Below it you have to prepare your notes to account. Okay, notes to account you have to prepare. This one is my format of balance sheet. It will be completed here. Just erase these extra lines, no need of these extra lines. From this my notes to account will be started. Okay, this one is related to notes to account, and I am having the format of this way in notes to account.
like your notes to account is not related to this balance sheet, sorry, it is not attached to this balance sheet, you can prepare it at here. ओके, नोट्स टू अकाउंट इससे अलग बनाना होता है, मैंने इरेज कर दिया अब ये पार्ट। यहाँ पे आपका ये नोट्स टू अकाउंट बन जाएगा, यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, एक कॉलम ही चाहिए बस आपको यहाँ पे अमाउंट का, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, नोट्स टू अकाउंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमेशा बैलेंस शीट के नीचे बनता है नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी नोट्स टू अकाउंट में, ओके। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। तो देखो नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम कौन सी कैपिटल शो करते होते हैं, अथराइज्ड कैपिटल। अथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है, मैक्सिमम कैपिटल, जो कोई भी कंपनी क्या कर सकती है अपनी पूरी लाइफ में इश्यू कर सकती है। तो सबसे पहले हम कौन सी कैपिटल लिखते हैं, अथराइज्ड कैपिटल। अथराइज्ड कैपिटल कंपनी की एल्टोर लिमिटेड की कितनी है, तो हमारे पास है 25 लाख इक्विटी शेयर्स, 25 लाख इक्विटी शेयर्स, ओके, ऑफ ₹10 ईच, ₹10 ईच। 25 lakh into 10, it comes out to be ₹2 crore 50 lakh. Okay, this will be your equity share capital, authorized capital, 25 lakh equity shares of ₹10 each. After this, I am having 1,50,000 9% preference shares, okay, of ₹100 each. Preference shares of ₹100 each. Okay. 9% is the rate of dividend which you are going to pay on these preference shares. तो अभी कैपिटल की बात करें 1,50,000 into 100 and it comes out to be ₹1 crore 50 lakh. Total of both of these comes to be 4 crore rupees. That one is your authorized capital. Authorized capital आपकी वो मैक्सिमम कैपिटल जो कोई भी कंपनी आपकी क्या कर सकती है अपनी पूरी लाइफ में इशू कर सकती है। आप इसको अथराइज्ड कैपिटल बोल दो, नॉमिनल कैपिटल बोल दो, रजिस्टर्ड कैपिटल बोल दो, आप कोई भी कैपिटल इसको बोल सकते हो, अथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। आफ्टर दिस, आउट ऑफ दिस अथराइज्ड वी आर हैविंग द सेकेंड थिंग, इशूड कैपिटल। इशूड वो कैपिटल होती है जो आपने लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया कि लोग कितनी सब्सक्रिप्शन उसकी लेंगे। तो इशूड हमने कितने किए, 8 लाख इक्विटी शेयर्स। We are having issued capital 8 lakh equity shares of ₹10 each. हमने उसको प्रीमियम पे इशू किया, डजेंट मैटर, बट हमें शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, वो हमारा कैपिटल का पार्ट नहीं होता, तो उसको यहाँ काउंट बिल्कुल भी नहीं करना। 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हमने लोगों को कितने शेयर्स के लिए कहा है खरीदने के लिए, 8 लाख। 8 लाख इंटू 10 इट कम्स आउट टू बी 80 लाख। 80 लाख मेरी क्या हो जाएगी, issued capital हो जाएगी, ओके। आफ्टर दिस आई एम हैविंग सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मैंने इशू करने के लिए लोगों को कहा, उसमें से जो कैपिटल लोगों ने सब्सक्राइब की, मतलब जिस शेयर्स के लिए लोगों ने मेरे पास मनी सेंड की और मैंने उनको शेयर्स के रिगार्डिंग अलॉटमेंट भी की है। तो देखो लोगों ने मुझे 10 लाख के लिए अप्लाई किया था, बट मैंने 2 लाख की तो रिटर्न कर दी, वो यहाँ पे नहीं आएगी, मेरे पास सिर्फ कितनी आएगी, 8 लाख शेयर्स पे आएगी। तो सब्सक्राइब्ड में हमारे पास 2 टाइप की कैपिटल होती है, फर्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। एक चीज़ ध्यान रखना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, कोई भी कैपिटल जब तक फुल्ली पेड नहीं होती, जब तक उसके ऊपर फुल अमाउंट कॉल्ड अप नहीं हो जाती और फुल अमाउंट पेड अप नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने 8 रुपये कॉल किए और पर्सन ने 8 रुपये पे भी कर दिए, फिर भी वो फुल्ली पेड नहीं होगा। रीज़न इस कंपनी ने पूरे कॉल्ड अप ही नहीं किए, कॉल्ड अप मतलब मंगवाए ही नहीं। फुल्ली पेड होने के लिए कॉल्ड अप भी फुल होनी चाहिए और पेड अप भी फुल होनी चाहिए, मतलब कंपनी ने पूरे 10 के 10 रुपीज़ उस शेयर पे मंगवा भी लिया और पर्सन शेयर होल्डर ने 10 के 10 रुपीज़ पे भी कर दिया। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो वो कैपिटल आप ब्लैंक छोड़ दोगे। द रीज़न इज क्योंकि हमारे पास अभी कॉल्स की अमाउंट ड्यू करने की कोई बात नहीं बोली, सिर्फ इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की बात बोली है। और वो मुझे कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से कि रॉकी ने कॉल्स एडवांस में पे कर दी ऑन अलॉटमेंट। इट मीन्स अभी तक तो मैंने कॉल्स की मनी ड्यू ही नहीं की, तो मेरी कैपिटल फुल्ली पेड तो होगी नहीं। तो मुझे कौन सी बनानी होगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड।
कैपिटल सब्सक्राइब हो चुकी है बट नॉट फुली पेड। तो अगर मैं इस कैपिटल की बात करूँ ये कितनी है, तो मेरे पास कितने शेयर्स हैं जो मैंने इशू किए हैं, शेयर्स आर 8 लाख शेयर्स हैं, और मैंने एक शेयर पे मंगवाए कितने हैं। तो अब वो चीज़ें देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने जो शेयर्स इशू किए हैं उनकी फेस वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 फेस वैल्यू होती है, जो शेयर का वैल्यू है, प्राइस है, दैट इज 10। प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो प्रीमियम मैं कितना ले रही हूँ, कितने प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं ये शेयर्स मेरे, तो ये इशू कर रही हूँ मैं, मेरा प्रीमियम है 20%। तो 20% किसका कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू का। 20% ऑफ 10 इट कम्स आउट टू बी 2 रुपीज़। 10 का 20% क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरा इशू प्राइस हो गया 12, ठीक है। अब इशू प्राइस मतलब जितने में मैं इस शेयर को सेल करूंगी, और इशू प्राइस के 12 रुपीज़ को मैं कैसे मंगवा रही हूँ, तो कह रहा है एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़। आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन पे तो मैंने कितने मंगवाए हैं, 3 रुपीज़ मंगवाए हैं। अलॉटमेंट पे बोल रहा है 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर मेरे अलॉटमेंट पे 7 है, उसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब 2 रुपीज़ तो प्रीमियम के, तो 7 माइनस 2 अलॉटमेंट में कैपिटल के कितने हो जाएंगे, 5 रुपीज़। टोटल 7 रुपीज़ आप अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो, उसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम है, तो मेरे फिर कैपिटल के कितने हो जाएंगे, 5 रुपीज़ हो जाएंगे। और रिमेनिंग आप कॉल्स पे, तो अगर मैं देखूँ मेरे शेयर पे 5 and 3 8 मैंने मंगवा लिए, 10 माइनस 8 2 रुपीज़ की मेरी क्या हो जाएंगी, कॉल्स हो जाएगी। तो अभी मैंने कितने ड्यू कर दिए, एप्लीकेशन ड्यू हो गई है और अलॉटमेंट 5 and 3 8 लाख इंटू 8, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 लाख इंटू 8 इट कम्स आउट टू बी 64 लाख। तो आपने शेयर कैपिटल कितने की ड्यू कर दी, 64 लाख की। बट हमारे पास यहाँ संजू है, उसने पे नहीं किया, तो उसने जो मनी पे नहीं की उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब वो अमाउंट जो मुझे रिसीव नहीं हुई है। तो संजू के पास कितने शेयर्स है, 15,000 शेयर्स है, और एक शेयर पे उसने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट कितने की है, बिना प्रीमियम के लेंगे, विदाउट प्रीमियम, इट इज़ 5 रुपीज़। 15,000 इंटू 5 इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 75,000, ठीक है। 64 लाख आपके पास है, 64 लाख में से आप क्या करोगे, 75,000 रुपीज़ की क्या नहीं की उसने, हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। किसने पे नहीं की, हमें संजू ने पे नहीं की। तो अब मेरे पास मैं इसमें से क्या कर दूंगी, ये माइनस करेंगे एंड इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 0,0,0 10 माइनस 5 इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 63,25,000। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, इट इज 63,25,000, ये आपकी हो जाएगी। अब जो रॉकी ने कॉल्स इन एडवांस पे की थी वो आपकी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होगी, वो अभी आपके लिए क्या है, कॉल्स इन एडवांस है, वो आपकी लायबिलिटीज का पार्ट है, वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पे आप काउंट नहीं करोगे। ओके, अब हमें यहाँ पे शो कैसे करनी है, तो पहले हमें यहाँ पे हेड बनाना है। मेन हेड हमारा कौन सा होता है, इस साइड सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, आफ्टर दिस वी आर हैविंग द हेड शेयर होल्डर्स फंड, एंड देन वी आर हैविंग शेयर कैपिटल। ओके, अब ये नोट हमने किससे रिलेटेड बनाया, शेयर कैपिटल से, तो यहाँ 1 दे दोगे कि 1 नंबर का जो नोट है वो हमारा शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, करंट ईयर की वो अमाउंट फिल करोगे जो आपके सब्सक्राइब्ड है और जो फुल्ली पेड या नॉट फुल्ली पेड है। तो मेरे पास कितनी है, 63,25,000, ये आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू। और प्रीवियस ईयर की मुझे कुछ नहीं पता, तो वहाँ पे आप क्या कर दोगे, ब्लैंक कर दोगे कि आपको वैल्यूज़ का कुछ भी पता नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सम नंबर 21 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस टाइप से आपको सम नंबर 21 सोल्व करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। एक वर्किंग नोट बनाया है मैंने और उसके बाद ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। ये आपका शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग की बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है। आफ्टर दिस वी आर हैविंग सम नंबर 22। Sum number 22 is related to your partnership and it is also for 4 marks. Charu, Dhavni, Iknoor and Pavni, we are having 4 partners. They were partners in a firm.
दे हैड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम लास्ट ईयर ओनली, अभी लास्ट ईयर ही उन्होंने स्टार्ट किया है। वर्बल एग्रीमेंट, एक ओरल एग्रीमेंट हुआ, कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। कैपिटल्स उन्होंने लगा दी हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल कर रहे हैं। कुछ पार्टनर्स ने फर्म को लोन भी प्रोवाइड किया है। और एक ही ईयर में उनके बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो गए, और वो क्या कह रहे हैं कि हम अपनी फर्म को डिसोल्व कर रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं। फर्म ने अपॉइंट किया मिस काव्या को, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और एक लीगल कंसल्टेंट है, क्या करने के लिए, डिसोल्यूशन का काम करने के लिए। फर्स्ट इंस्टांस में मिस काव्या ने क्या किया, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज थी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल तो हम करते नहीं है, वो तो हम बाद में पे करेंगे, एक्सटर्नल मतलब जो आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज हैं उनको रियलाइजेशन में उसने ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स को भी और लायबिलिटीज को भी। उसके बाद मिस काव्या का बिजी शेड्यूल है, तो उसने क्या कर दिया, आपको अपॉइंट कर दिया है क्या करने के लिए, कि आप उनका डिसोल्यूशन वर्क करोगे। कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जा रही हैं। ओके, तो जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। ओके, वी कैन प्रिपेयर द जर्नल एज यूजुअल। 5 columns आर देयर, डेट, particulars, ledger folio, amount and amount. It is in rupees, it is in rupees. This one is debit, this one is credit. This one is my format of journal. Okay, first entry is no date is given, leave the column of date blank, or you can put your serial number, that is 1. धवनीज लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म, मतलब धवनी ने फर्म को लोन दिया हुआ है 50,000 का, आपने 42 में ही सेटल कर दिया। ओके, तो देखो धवनी का लोन पे कर रहे हो, लोन लायबिलिटी है क्योंकि धवनी से लोन लिया हुआ है, तो लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन जब मैं लोन को पे करूंगी तो क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, जैसे हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो उसको डेबिट कर देते, सेम थिंग यहाँ पे होगी। तो मेरी जर्नल एंट्री में क्या होगा, धवनीज लोन अकाउंट डेबिटेड, कि धवनी के लोन की मैं क्या कर रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ। तो अगर मैं बात करूँ लोन कितने का है, 50,000 रुपीज़ का लोन है, बट मैं पेमेंट कितने की कर रही हूँ, सिर्फ 42 की। तो 8,000 का जो डिफरेंस है वो मुझे प्रॉफिट हो गया, कि 50 का लोन था धवनी का, बट मुझे कितना पे करना है, सिर्फ उसको 8,000 पे करना है, 42,000 पे करना है, तो 8,000 मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपका कौन से अकाउंट में जाता है, रियलाइजेशन में, और रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो उस बेसिस पे जो आपका रियलाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है टू रियलाइजेशन अकाउंट, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8,000 का, और 42,000 आप बैंक से पे कर रहे हो, तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक यहाँ पे गिवर है, बैंक मनी दे रहा है किसको, धवनी को। कितनी मनी पे कर रहा है बैंक आपका, 42,000, तो ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी, पेमेंट ऑफ 42,000 टू धवनी, पेमेंट ऑफ धवनीज लोन। नरेशन आपकी हो जाएगी, पेमेंट ऑफ धवनीज लोन ऑफ 50,000 एट ₹42, कि धवनी का लोन था 50 का और हम कितने में पे कर रहे हैं, 42 में। सेकेंड एंट्री इज ट्रांजेक्शन इज पावनीज लोन ऑफ 40,000, पावनी का लोन 40,000 का है, उसको हम सेटलमेंट कर रहे हैं अनरिकॉर्डेड एसेट देके 45 की। तो देखो अगर मैं ये एसेट मेरे किसी क्रेडिटर्स वगैरह को देती फिर तो एंट्री नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मैं किसको दे रही हूँ, इंटरनल लायबिलिटी, पावनी मेरी पार्टनर है, तो सेम पावनी तो क्या हो जाएगी, पहले पावनीज लोन अकाउंट डेबिट होगा मेरा, जैसे धवनी का किए, पावनीज लोन अकाउंट डेबिटेड। जो अनरिकॉर्डेड एसेट है वो रिकॉर्ड नहीं होगी, वो रियलाइजेशन से ट्रांसफर होगी, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट। जब भी रियलाइजेशन अकाउंट में कोई पार्टनर एसेट ले लेता था तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं ना एसेट्स की सेल्स प्राइस, उस बेसिस पे रियलाइजेशन क्या हो गया, क्रेडिट। पावनी का लोन कितने का, 40,000 रुपीज़ का पावनी का लोन है, और हम उसको अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की दे रहे हैं, 45 की, बट फिर भी मैं 40 ही यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी, 45 रिकॉर्ड नहीं करूँगी। रीज़न इज, देखो रिकॉर्ड एसेट क्या है, अनरिकॉर्डेड है, तो 45 वाले को 40 में लेके जा रही है, मुझे तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास एसेट की कभी रिकॉर्डिंग वैल्यू थी ही नहीं। तो आप क्या करोगे, पावनीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, नरेशन विल बी पावनीज लोन repaid by giving a unrecorded asset, by giving an unrecorded asset.
क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट पे आपका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, वो जितने में जा रही है ठीक है, क्योंकि वो एसेट आपने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी, आपके अकॉर्डिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब एटलीस्ट आप 40,000 में उसका यूज़ तो करियो, तो पूरा 40,000। दो एंट्रीज हमने कर ली है, थर्ड एंट्री स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 22 हम लोग कर रहे हैं। थर्ड एंट्री इज लोन टू चारू ऑफ 60,000 वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। हमने चारू को लोन दिया हुआ है 60,000 का, और चारू के ब्रदर से 60 का लोन लिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो चारू के ब्रदर के लोन की पेमेंट है ना, वो जो लोन चारू को दिया हुआ है उसी से सेटल कर रहे हैं। कि हम चारू से 60,000 लेने के बजाय चारू को क्या बोल रहे हैं कि वो 60,000 आप अपने ब्रदर को दे देना उस लोन के सेटलमेंट के लिए। तो अब जो चारू का लोन है वो तो एसेट है फर्म के लिए, क्योंकि फर्म ने चारू को लोन दिया हुआ है। और जो चारू के ब्रदर का लोन है वो लायबिलिटी, और वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि चारू पार्टनर है, चारू का ब्रदर पार्टनर नहीं है। तो चारू के ब्रदर का लोन तो ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया होगा, लायबिलिटीज रियलाइजेशन टू चारूज ब्रदर्स लोन अकाउंट। तो अब मुझे इसकी एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे कि ये लोन की रीपेमेंट कौन कर रही है, चारू वाले जो लोन है उससे रीपेमेंट हो रही है, किसके, चारू के ब्रदर के लोन की। तो जब मैं अपने लायबिलिटीज को पहले ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुकी हूँ, तो मुझे वो लायबिलिटी दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा एक एक्सपेंस पे हो रहा है, तो लायबिलिटी पे हो रही है, मैं क्या करूँगी, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। और जो चारू का लोन अकाउंट था वो मेरी एसेट थी, बट एसेट अब क्या हो गई, मेरी रिड्यूस हो गई, एसेट खत्म हो रही है। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और जब आपकी एसेट्स खत्म हो जाती है तो उनको क्या करते हैं, क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू चारू अकाउंट, एंड द वैल्यू ऑफ लोन इज 60,000 रुपीज। तो ये आपका हो जाएगा। तो नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, लोन टू चारू ऑफ 60,000 सेटल्ड, लोन टू चारू ऑफ रुपीज 60,000 settled by making payment to his brother loan, by making payment to her brother's loan. After this we are having the last entry of this question, that is fourth one, ICNOR's loan. Okay, we are having a loan from ICNOR, हमने लोन लिया हुआ है, that one is a liability, internal liability। 80,000 का फर्म ने लोन लिया हुआ है इग्नोर से, और इग्नोर ने मशीनरी ले ली 60,000 की एज पार्ट पेमेंट। ओके, तो इग्नोर को लोन की आप पेमेंट कर रहे हो, तो इग्नोर क्या हो जाएगा, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट ऑफ लोन इज 80,000, मशीनरी उसने कितने के लिए ली है, 60 के लिए। तो आप क्या करोगे, रियलाइजेशन को डेबिट कर दोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 एज पार्ट पेमेंट। तो इट मीन्स रिमेनिंग 20,000 आप क्या करोगे, बैंक से पे करोगे टू बैंक अकाउंट 20,000। नरेशन विल बी मशीनरी टेकन बाय इग्नोर, मशीनरी टेकन बाय इग्नोर एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ हर लोन, पेमेंट ऑफ हर लोन। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा, मैम ये तो लिखा ही नहीं था कि 20 हम बैंक से पे करें। ओके, लेकिन डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म जब डिसोल्यूशन हो रही है, इट मीन्स आप लोन्स की रीपेमेंट्स तो करोगे, कंप्लीट तो करोगे। अगर वो पार्ट पेमेंट में 60 ले रही है, तो इट मीन्स रिमेनिंग 20 आपको बैंक से क्या करने होंगे, पे करने होंगे। मशीनरी टेकन बाय इग्नोर एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ हर लोन एंड रिमेनिंग थ्रू बैंक। It is obvious that you are going to pay the entire amount of loan. Okay, with this we have completed our sum number 22nd। तो आज हमने sum number 21 और sum number 22 किया इस वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।